आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 67 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तहसीलदार साहब अब नीचे नहीं उतरते हैं, ऊपर ही रहते हैं। दिन भर ताड़ी पीकर रहते हैं। रात में संथाल टोली का महुआ का रस। कभी होश में नहीं रहते हैं। सुमृत दास बेतार से रोज पूछते हैं, सोचा उपाय? मेरा तो मगज नहीं काम कर रहा है। नहीं काम कर रहा है तो लो एक गिलास पियो साले। यदि कहीं बोले तो देख लो बंदूक। कमली की माँ दरवाज़ा कभी नहीं खोलती। कुएं की ओर खुलने वाला दरवाज़ा कभी कभी खोलती है। कमरे के अंधकार में एक कोने में एक छोटा सा दीप जल रहा है। कमली की गोदी में उसका शिशु कपड़े में लिपटा सो रहा है। कमली कजरोटी में काजल पार रही है। भट भट भर्र एक स्टेशन वैगन पूर्णिया मेरीगंज रोड पर भागी जा रही है। चलते समय ममता की नज़र बचाकर प्यारू ने डॉक्टर के हाथ में एक लिफाफा दिया है। आगे ड्राइवर की बगल में बैठा हुआ प्यारू कभी कभी गर्दन उलटकर पीछे की ओर देखता है। डॉक्टर साहब चिट्ठी पढ़ रहे हैं। कमला की चिट्ठी है, 1 सप्ताह पहले की चिट्ठी। प्राणनाथ, पता नहीं समय पर ये पत्र तुमको मिले या नहीं। देर या सबेर कभी भी मेरी ये चिट्ठी तुम्हें मिल ही जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे पास दौड़े आओगे। तुम जानते हो अब मुझे डर लगने लगा है। तुम्हारा तुम्हारा कैसे लिखूं? माँ कहती हैं यदि तुम किसी तरह बाबा को लिख दो या मालूम करा दो कि मेरी होने वाली संतान के तुम पिता हो तो मैं जी जाऊं। विश्वास नहीं करती माँ। बाबूजी अब एकदम पागल हो गए हैं। ना जाने कब क्या हो। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हुआ हो, कमला विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। डॉक्टर एक ही सांस में इतना पढ़ गया। इसके बाद उसने ममता की ओर निगाह डाली। रात भर की जगी ममता गाड़ी के हिचकोलों पर मीठी झपकी ले रही है। चोट लग जाएगी। और कितनी दूर? ममता जाग कर पूछती है। और 1 घंटा, प्यारू कहता है। डॉक्टर आगे पढ़ता है। बाबा तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। नहीं, नहीं। हैं? ममता पूछती है, क्या है? डॉक्टर ममता के हाथ में पत्र देकर बाहर की ओर देखता है। प्यारू गर्दन उलट उलट कर डॉक्टर साहब की ओर देखता है। ममता आंखें मलते हुए पढ़ती है। प्राणनाथ, किसकी चिट्ठी है? कमला की। ममता पढ़ रही है। डॉक्टर ने एक बार ममता की ओर देखा। ममता की नींद से माती आंखें एक बार चमकती हैं। पत्र शेष करके वो पूछती है, और कितनी दूर? अब और 1 घंटा, रास्ता कच्चा है। और वो गणेश कहाँ है? उसकी तो एक लंबी कहानी है। ब्रह्म समाज मंदिर में उसे रखवा दिया था। ना जाने कहाँ से उसके एक चाचा ऊपर हो गए। बहुत बखेड़ा हुआ। जाति धर्म का बवंडर उठाया। मैंने भी कह दिया ले जाओ। उससे भैंस चरवाता है, प्यारू कहता है। उसके गांव का आदमी बराबर कचहरी आता है ना। मैंने मेडिकल गजेट में तुम्हारी रिपोर्ट दे दी है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट है। जंगली जड़ी बूटी और यहाँ के गांव में प्रचलित टोटकों के बारे में तुम्हारी चिट्ठियों से सार्ट करके लिख दिया। लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया है, रिसर्च असफल होने की घोषणा कर दूंगा। कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता डॉक्टर। तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना। मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं। डॉक्टर ममता की ओर देखता है। एकटक। ममता बाहर की ओर देख रही है।
विशाल मैदान, वंध्या धरती। यही है वो मशहूर मैदान, नेपाल से शुरू होकर गंगा किनारे तक वीरान धूमिल अंचल। मैदान की सूखी हुई दूबों में चरवाहों ने आग लगा दी है। पंक्तिबद्ध दीपों जैसी लगती है दूर से। तड़बन्ना की ताड़ों की फुगनी पर डूबते हुए सूरज की लाली क्रमशः मटमैली हो रही है। भर्र। सुमृतदास, अभी ट्रैक्टर क्यों चला रहा है? कहाँ ले जा रहा है? ड्राइवर से पूछो तो। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर से पुकारते हैं। ट्रैक्टर नहीं, मोटर है, मोटर। मोटर? कौन है? डॉक्टर। कौन डॉक्टर? सुमृतदास दौड़कर छत पर जाता है। अपने डॉक्टर बाबू, साथ में एक जलाना है, प्यारू भी है। तहसीलदार साहब हाथ में बंदूक लेते हैं। सुमृतदास थर थर कांपते हुए कहता है, दुहाई, ऐसा काम मत कीजिए। ऐसा काम नहीं करूं तब क्या करूं? प्यारू पुकारता है, मौसी, ओ मौसी। कौन प्यारू? माँ दरवाजे की फांक से कहती है, क्या है? डॉक्टर बाबू। आह! सौर गृह से कमली का नन्हा रोता है। ममता जल्दी से किवाड़ के पास जाकर कहती है, किवाड़ खोलो मौसी, मैं हूं ममता, खोलो तो पहले। किवाड़ के पल्ले खुल जाते हैं। ममता सौर गृह के अंदर चली जाती है। डॉक्टर अकेला चुपचाप खड़ा है। सीढ़ी पर खड़ाऊ की आवाज होती है, भारी भरकम आवाज। कोई जोर जोर से पैर पलट कर चल रहा है। कौन है? डॉक्टर। तहसीलदार साहब चिल्लाते हैं। आइए बैठिए डॉक्टर बाबू। सुमृतदास मसूड़े निकालकर हंसता है। आइए। नहीं, सुमृतदास, इससे पूछो कहाँ आया है, किसके यहां आया है, क्या करने आया है, क्या लेने आया है, पूछो। सुमृतदास बेतार डॉक्टर के पास आकर कनखी और इशारों से समझाता है। आजकल जरा ज्यादा ढलने लगी है ना, इसीलिए। सौरगृह के दरवाजे की फांक से कमली की माँ कहती है, कमली के बाबू, कैसे हो तुम? जमाई को। जमाई को क्या? अपने जमाई को क्यों नहीं कहती हो? वो मेरा पैर छूकर प्रणाम कहाँ करता है? डॉक्टर तहसीलदार की चरण धूली लेता है। तहसीलदार साहब अचानक फूट कर रो पड़ते हैं। डॉक्टर साहब को बाहों में जकड़कर रोते हैं। मेरा बेटा बाबू, मेरा बेटा। सुमृतदास बेतार ने रात में ही घर घर खबर पहुंचा दी। कमली की शादी तो पहले ही डॉक्टर बाबू से हो गई थी, तुम लोग तो जानते हो। 5 पंच को जानकर जब जब शादी की बात पक्की हुई, एक न एक विघ्न पड़ गया। इसीलिए काशी के पंडितों ने गंधर्व विवाह करने को कहा। गंधर्व विवाह की बात किसी को मालूम नहीं होने दी जाती है। यदि बच्चा हो तो सबसे पहले बाप उसको देखेगा, तब और लोग। डॉक्टर बाबू आ गए हैं। अब कल छठी के भोज का निमंत्रण देने आया हूं तुम लोगों को। कल सुबह से ही आनंद बधावा मचेगा। ये तो किस्सा कहानी जैसा हो गया, एकदम किसी को पता नहीं। ब्राह्मण टोली के पुरोहित देवानंद झा ने लोगों से कहा, अंग्रेजी फैशन वालों का 7 खून माफ है। जोतकी जी के कानों में बात पड़ी। उन्होंने घृणा से मुंह सिकोड़ लिया। खेलावन यादव ने कहा, पैसा वाला अधर्म भी करेगा तो वो धर्म ही होगा। लेकिन निमंत्रण स्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं। सुबह को गांव के चमारों ने आकर नाच नाच कर ढोल बजाना शुरू किया। औरतें झुंड बांध बांध कर सोहर गाती हुई आने लगीं। लेकिन सबके चेहरे पर एक उदासी, एक मनहूस काली रेखा खिंची हुई है। मन में रंग नहीं। तहसीलदार साहब बहुत देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठकर कुछ सोचते हैं। फिर बाहर आकर कहते हैं, सुमृतदास, लोगों से कह दो हर एक परिवार को 5 बीघा की दर से जमीन मैं लौटा दूंगा। सांझ पड़ते पड़ते मैं सब कागज पत्तर ठीक कर लेता हूं। और संथाल टोली में जाकर कहो वे लोग भी आकर रसीद ले जाएं। 1 पैसा सलामी या नजराना कुछ भी नहीं। अरे मैं क्यों दूंगा? दे रहा है नया मालिक। मालिक साहब का हुक्म है, सुनते हो नहीं? रो रहा है वो हुक्म दे रहा है। लौटा दो, दे दो खिलावन को उसकी जमीन का सब धान दे दो। डॉक्टर प्रशांत और ममता की आंखें 4 होती हैं। मुंह क्या देखते हो? मुझे पागल समझते हो? ठीक है, पागल क्यों नहीं समझोगे। योगेश्वर कृष्ण ने अपनी सारी विद्या बुद्धि लगाकर कोशिश की, मगर दुर्योधन ने साफ कह दिया, सुई की नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ती है उतनी भी नहीं दूंगा। जमीन, धरती, 1 इंच जमीन के लिए हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ते हैं लोग, और मैं 100 बीघे जमीन दे रहा हूं। पागल तो तुम लोग हो। अरे ये जमीन तो उन्हीं किसानों की है, नीलाम की हुई, जब्त की हुई, उन्हें वापस दे रहा हूं। मैं कहता हूं
ऐलान कर दो, मालिक का हुक्म है। जय 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 हो। बोलिए प्रेम से, महात्मा जी की जय। डिग डिग डिडक, रिंग रिंग ता धिनता, डा डिग्गा डा डिग्गा, झुमुर झुमुर हुर्र हुर्र हुर्र। हाँ, अब ठीक है। अब देखो, सब चेहरों पर, मुर्दा चमड़ों पर लाली लौट रही है। सैकड़ों जोड़ी आंखें खुशी से चमक उठती हैं, मानो दीप जले हों। कुमार नीलोत्पल की आज बरही है। हाँ, ममता ने कमला के पुत्र को नाम दिया है कुमार नीलोत्पल। डॉक्टर ने आज पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया और देखा है। दुबला पतला, पीले रंग का रक्त मांस का पिंड। ममता कहती है, पटना ले चलो, 1 महीने में ही तुम्हारा बेटा लाल हो जाएगा। डॉक्टर ने सैकड़ों डिलीवरी केस किए हैं, किंतु कुमार नीलोत्पल, कमला का पीला चेहरा लाज से लाल हो गया है। डॉक्टर की गोद में शिशु को देते वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें झुकी हुई थीं। उसके ललाट पर सिंदूर का बड़ा सा टीप जगमगा रहा था। अंधेरे में खड़ी सिलहुटेड तस्वीर सी खड़ी माँ हाथ बढ़ाकर एक भयावनी छाया के हाथ में अपने शिशु को सौंप रही है। अंधेरा, भयावनी छाया, नहीं नहीं, डॉक्टर ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से नीलोत्पल के हार्ट की धड़कन का अनुभव किया था। आहा, नन्ना सा दिल धुक धुक कर रहा है। सौर ग्रह में 12 दिन के शिशु की लंबी उम्र, सुंदर स्वास्थ्य, विद्या बुद्धि और धन संपत्ति के लिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। डॉक्टर जगा हुआ है। उसका रिसर्च, ममता कहती है, असफल नहीं हुआ है। मिट्टी और मनुष्य से इतनी गहरी मोहब्बत किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती। लेबोरेटरी? विशाल प्रयोगशाला, ऊंची चहारदीवारी में बंद प्रयोगशाला। साम्राज्य लोभी शासकों की संगीनों के साए में वैज्ञानिकों के दल खोज रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक विध्वंसक और सर्वनाशा शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महाअंधकार, सब वाष्प, प्रकृति पुरुष, अंडपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभ चिंतकों की छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में वे आपस में टकराते हैं। वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याधि के तीर से जख्मी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले। अट्टहास, व्याधों के अट्टहास से आकाश हिल रहा है। छोटा सा नन्ना सा हिरण हाँफ रहा है, छोटे फेफड़ों की तेज धुकधुकी। नीलोत्पल, नहीं नहीं, ये अंधेरा नहीं रहेगा। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूंजती है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रकाश मिल गया है, तेजोमय। क्षत विक्षत पृथ्वी के घाव पर शीतल चंदन लेप रहा है। प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है। फिर कैसा भय? विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। उसको पराजित करना असंभव है, प्रचंड शक्तिशाली बमों से भी नहीं। पागलो, आदमी आदमी है, गिनी पिग नहीं। सवारी ऊपर मानुष सत्य। अनेक वक्त्र नयनम नेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिवि सूर्य सहस्त्र। ममता गा रही है। सुबह हो रही है। बगल के कमरे में तहसीलदार साहब खर्राटी ले रहे हैं। डॉक्टर उठकर खिड़कियां खोल देता है। मटमैली अंधियारी में कोठी का बाग ठिठका हुआ किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गुलमोहर, अमलतास और योजनगंधा की नई कलियां मुस्कुराने को तैयार हैं। नातम न मध्यम न पुनस्त वादिम। प्रशांत, ममता मुस्कुराती हुई कमरे में प्रवेश करती है, सुबह को हौले हौले बहने वाली हवा जैसी। सद्य स्नाता ममता के भीगे बिखरे केश गुच्छ को डॉक्टर छू लेता है। अरे धित, औरतों का भीगा केश नहीं छूना चाहिए, दोष होता है। पूछती हूं, चाय पियोगे? कुमार साहब का दूध गर्म हो रहा है, लगता है रात भर जगे रहे हो। कुल्ली कर लो, मैं चाय ले आती हूं। ममता मुस्कुराती हुई जाती है। बेचारी ममता की जिंदगी का एकमात्र विलास चाय। शीला कहती थी एक बार, ममता दी चाय पीने का बहाना ढूंढती रहती हैं। दिन भर में 10-15 प्याली। चाय की प्याली प्रशांत के हाथ में देते हुए ममता पूछती है, पढ़ गए महात्मा जी की आखिरी लालसा?
मैं तो कहती हूं ये वो महाप्रकाश है जिसकी रोशनी में दुनिया निर्भय हजारों बरस का सफर तय कर सकती है। ममता, मैं फिर काम शुरू करूंगा, यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूंगा, ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए ओठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। ममता हंसती है। मन करता है किसी को आंचल पसार कर आशीर्वाद दूं, तुम सफल हो। मन करता है किसी कर्मयोगी के बढ़े हुए चरणों की धूलि लेकर कहूं। कहकर ममता प्रशांत के पैरों की ओर हाथ बढ़ाती है। ममता, ममता दी। लोहे से दूध फेंकता है। कमली अपने शिशु को गोदी में लेकर हंसती हुई आती है। दो। कैसे फेंकता है, कैसे पिलाती हो, बोतल दो। ममता आलथी पालथी मारकर बैठ जाती है और बच्चे को गोद में ले लेती है। तुमने टैबलेट खा लिया कमला? खा लो। प्रशांत चुपचाप ममता को देख रहा है। शरत बाबू के उपन्यासों की ये नारी अपने विश्वास पर अडिग होकर आज भी आगे बढ़ रही है। रूप बदल दो, नाम बदल दो, समय बदल दो, जगह बदल दो, पर ये कभी नहीं बदल सकती। कमली पूछती है, प्यारू भी पटना चलेगा? हाँ, ममता संक्षिप्त सा उत्तर देती है। आए। नीलू रोता है। नाना पी लो बाबू, राजा सोना मानिक नीलू, रो मत। अब रोने की क्या बात है प्यारे। ममता हंसती है। कलीमुंदीपुर घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चीथड़ा और लटका दिया। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का 67वां और अंतिम भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।